हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मॉडल पेपर की। और उसके साथ में मैं एक और भी खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके पास अब से मैथ के क्लास 10th और 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। कल से आपके पास उसकी वीडियो आने लग जाएगी। कोशिश कर रहा हूं कि आज ही मिले वो एक वीडियो तो आपको, लेकिन अगर आज नहीं मिलती है क्योंकि ये लंबी वीडियो होगी तो कल से आपके पास 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपको रोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाओ और फिल्टर पार्ट तैयारी चालू कर दो। ठीक है, अब देखो आपके पास 12th का मॉडल पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या है, ये तो आपके पास इंस्ट्रक्शन है जो मैंने पीछे समझा चुका हूं कि आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका, ये तो ठीक है। पहला देखो, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकित अनिवार्यता से लिखे। इसका सबसे पहले मैं बार बार ये हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि आप रो नंबर में कभी भी कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, रो नंबर बड़े ध्यान से। और दूसरी चीज आपको दी है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिख रहे हैं। यानी जिन प्रश्नों में देखो पहला क्वेश्चन है उसमें आंतरिक खंड 15 है, मतलब पार्ट्स हैं 1 2 3 4, उनको क्या करना है कि आपको एक साथ ही करना है। बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, उसके बाद में अगर नंबर कटिंग हो जाएगी और आप रीचेकिंग के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो भी आपके पास आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पहले से ही ध्यान रख लो, सारी चीज़ें आराम से सुन लो और अब तैयारी में जुट जाओ। जिसने अभी तक जनवरी कंप्लीट चलेगी, जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए भी मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, जो आपकी तैयारी में 100% आपके 70 to 80%, तो जिसने तैयारी नहीं की उनके, और जिनके 80-90 पे चल रहे हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनका रिविजन हो जाएगा, जो 100 पे जा सकते हैं। ओके चलो, अब बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। देखो पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है वो क्या है। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि मल्टीपल चॉइस, मान लीजिए कि एफ आर टू आर है। एफ क्या बेटा, आर टू आर है आपका, आर टू आर है, यानी आपके पास प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज दोनों क्या है, आर में ही है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि 99% डोमेन और रेंज होते हैं तो आपके पास वो फंक्शन ऑन वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं। क्या होते हैं, वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया उसने कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, उसने क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब। अगर मेरे को वन वन यानी एक की अगर देखना है, क्या देखना है, एक की फंक्शन अगर देखना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि एफ एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए, एफ एक्स टू। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो x1 की क्यूब इक्वल टू x2 की क्यूब, क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x1 बराबर x2। यही आपके लिए क्या था कि 1 1 अगर आपको प्रूव करके देना है तो x1 किसके बराबर है, x2 के। यानी ये फंक्शन कौन सा हो गया, एक की हो गया, यानी 1 1 हो गया। अब अगर मैं बात करूं आच्छादक की यानी ऑन टू की, किसकी बात करूं, ऑन टू की। अगर ऑन टू की बात करूं, देखो पूरा पेपर आराम से समझाऊंगा। दूसरा आपको उस क्वेश्चन में मान लो कि जिसने तैयारी कर ली हो वो अपने स्पीड में निकालते रहना। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो वीडियो में देख लेना। ठीक है, अब लग जाओ बेटा जी जान करके, अभी टाइम नहीं बचा है। चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे आरबीएसई से हो। ऑनटो की अगर बात करो तो ऑनटो हम कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, माना एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, एक्स की क्यूब इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई की पावर 1/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की पावर 1/3। अब देखो आप इसमें से क्या करो कि रेशनल नंबर नहीं, सॉरी, रियल नंबर में से आप यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, गॉड ऑफ नंबर बोल सकते हैं इसको, यानी ये सब नंबरों का बाप है। तो इसमें हर नंबर होता है, ठीक है, ओनली छोड़ के क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो आपके पास अगर यहाँ पे आप मान लो कि कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आपके पास, क्योंकि इसमें पावर के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, डिवाइड के भी होते हैं, सब नंबर होते हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या रहेगा कि वो रियल नंबर ही आएगा। तो आप देखो यहाँ पे कि आपके पास प्रांत इक्वल टू किसके आ रहा है, परिसर के। प्रांत किसके इक्वल आ रहा है, परिसर के।
यानी आपके पास जो डोमेन है, आपके पास क्या है, डोमेन है, वो किसके इक्वल आ रहा है, रेंज के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है, रेंज के इक्वल। लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा वो नहीं हुआ था, इस वीडियो में कंप्लीट आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा लगभग। तो अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, तो ऑप्शन क्या हो गया, एफ इज 1/1/2। क्या हो गया, एफ इज 1/1/2, यानी फलन क्या है, एक की आच्छादक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। इसने क्या दे रखा है आपको, इसने कहा है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। मेरे को पता है कि साइन में माइनस अगर हो तो वो बाहर आ जाता है। किस किस में बाहर नहीं आता, कोस में, सेक में और कोट इनवर्स में। किस में बाहर नहीं आता, कोट में अगर नॉर्मल हो, इनवर्स में नहीं हो तो कोट में भी बाहर आ जाता है, लेकिन कोट इनवर्स में कभी भी क्या नहीं आता, बाहर नहीं आता। और जिसमें बाहर नहीं आता उसको हम पाई में से माइनस करते हैं। चलो वो आगे देखेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो देखो साइन का साइन कौन कोई तो क्वेश्चन आ जाएगा, π/3, ये मेरे पास क्या हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1/2। क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/2। साइन का साइन बेटा, π/3 का π/3, 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री। 30 कितना, 6। तो आपके पास क्या बन गया, साइन का साइन, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। ये क्या बनेगा, एलसीएम ले लिया मैंने, 2π प्लस का पाई, 2π प्लस का पाई अपॉन में 6। तो आपके पास बन गया बेटा ये साइन 3π अपॉन में 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1, दैट, यानी डी हो जाएगा। अब देखो सेकंड इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन में डालने वाला। देखो आपको क्या कहा है कि आपके पास मान लीजिए कि x, y, z और w तथा p क्रमशः 2n n और ये कोटियां हैं। क्या हैं, कोटियां हैं आपके पास। यदि n बराबर p तो अवयव 7x - 5z। देखो इसने कहा है कि 7x - का 5z। क्या कहा है, 7x - का 5z। देखो आपके पास ये कोटि, x की कोटि कौन सी है, ये है। y की कोटि कौन सी है, ये है। z की कोटि कौन सी है, ये है। और w की कोटि कौन सी है, ये। और यही है ना। अब यहाँ पे देखो आपको जो देखना है, अक्ष की कोटि क्या है, तो मैं एक बार लिखता हूं समझाने के लिए। अक्ष की कोटि क्या है, 2 × n, 2 × n। फिर आ गया मेरे पास 5। z की कोटि क्या है, z की देखो आपके पास क्या है, z है आपके पास 2 × p, z है 2 × p। अब ये क्या कह रहा है कि n और p एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। n और p क्या है बेटा, एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × n, 2 × n। दूसरा इसमें बन जाएगा 2 × p, 2 × p। क्या बनेगा, 2 × n और 2 × p। ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास इसमें से कौन सा है। देखो p × 2 नहीं है, नहीं है। 2 × n, 2 × n, यानी 2 × n सही है आपका। n × 3 भी नहीं है और p × n भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 2 × n। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का। अच्छे से समझ लेना, वहां पर भी ध्यान रखना है इसका। तीसरा, चौथा देखो, चौथे में क्या दिया उसने, चौथे में आपको बोला है यदि आपके पास क्या है, x18 × 2x और 618 × 6 क्या दिया आपको, डिटरमिनेंट दिया है। तो आपके पास क्या है, देखो x को x से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस का 36 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस 36, x² माइनस 36 इक्वल टू 0। x² इक्वल टू कितना आ गया, 36।
x इक्वल टू कितना आ गया +-6। याद रहे कि रूट में जो हमेशा वैल्यू जो बाहर आती है वो हमेशा किस में होती है, डबल साइन में होती है, प्लस और माइनस में। तो देखो प्लस का भी 6 दे रखा है आपको, माइनस का भी 6 दे रखा है, लेकिन आपके पास जो रूट की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लस माइनस। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट की बात करता हूं मैं इसके। फिफ्थ में क्या दिया है, फिफ्थ ने इसने कहा कि कोई फंक्शन है आपके पास, मैं लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं y इक्वल टू कोसाइन x। क्या दिया है, कोसाइन x। ठीक है, इसका क्या करना है, अवकलज करना है, यानी आपको डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो x की रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन dx। क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। अब देखो अंदर घुसते जाओ तो कोस का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन x। देखो ये किसका किया आपने, सिर्फ कोस का किया है, इसके थीटा में कौन था, साइन x था, तो माइनस का साइन और साइन x। अब अगर साइन x का करूं तो मेरे पास क्या आएगा, कोस x। तो आपको रीअरेंज अगर करता हूं मैं इसको, तो माइनस का कोस x साइन, और ये क्या हो जाएगा, साइन x। क्या आ जाएगा, साइन x। यानी इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है, डी। अब देखो ऑप्शन देखते हैं सिक्स्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, गिवन द रिस्पेक्टिव टू द रेडियस एट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरिया। अगर एरिया की बात करूं, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये 6.1 में से क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो वो किसकी रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, आर की। यहां पे देखो रिस्पेक्ट विथ इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर रेडियस नहीं दिया हो तो किसकी रिस्पेक्ट में करना है आपको, किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है। लेकिन यहाँ पे खुद वो कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इंग्लिश मीडियम में, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट इट्स रेडियस आर एट द आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्वेश्चन किसकी रिस्पेक्ट में बोल रहा है, रेडियस की रिस्पेक्ट में। तो रेडियस की रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू रख दो 2 पाई इंटू 6, कितना आ जाएगा, 12 पाई। कितना आ जाएगा, 12 पाई। ये आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से समझ लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं जो आगे वीडियो डालूंगा इंपॉर्टेंट की, उनमें सारी वीडियो डालूंगा मैं। 10th क्लास की भी आएंगी और किसकी, 12th क्लास की भी आएंगी, दोनों क्लासें डालेंगे। ठीक है, बस अब यही है, इंपॉर्टेंट ही चलेगा। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई चैप्टर में दिक्कत हो तो मेरे को बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो i इक्वल टू क्या दिया आपको इस क्वेश्चन में, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x और dx। क्या दिया है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x और dx। अगर आपको ये दिया तो इंटीग्रेशन करोगे तो देखो log x क्या है, i लेट से हो जाएगा, किससे, i लेट से। इंपॉर्टेंट लगा लो, और जो मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं उनको जो इंपॉर्टेंट कॉपी डलवा रखी है उस कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लेना। तो देखो फर्स्ट इंटू, तो सेकंड किसको ले लेंगे हम, 1 को। तो ये तो हो गया हमारे पास सेकंड और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब बात करते हैं i इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट log x। फर्स्ट क्या आ गया, log x। ठीक है, सेकंड का क्या करना आपको, सेकंड का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो कितना आ जाएगा, x। क्या आ गया, x माइनस इंटीग्रेशन का साइन। फर्स्ट का क्या होता है, डेरिवेटिव, यानी पहले का क्या होता है, अवकलन। log x का हो गया 1 अपॉन x। सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन, यानी समाकलन करना है, तो इसका समाकलन हो जाएगा x और dx। अक्ष से अक्ष क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अक्ष से अक्ष क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू एक्स log x माइनस का, इसका अगर 1 का फिर समाकलन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस का c। तो i इक्वल टू आपके पास आ गया, x क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा log x माइनस का 1 प्लस का c, log x माइनस 1 प्लस का c। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट। अब देखो 8th पार्ट की बात करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% इस एक्सरसाइज पता ही चल गया होगा, जो इस चैनल पे पढ़े हैं उनको तो पता ही है कि ये कौन सी एक्सरसाइज में से है बेटा, ये आपका एक्सरसाइज 9.1 से, और 9.1 से 100% आपका एक क्वेश्चन आता है। 9.1 में से क्या है, 100% आपका एक क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का आता है, चाहे ऑर्डर पूछ ले चाहे आपको पावर पूछ ले, डिग्री पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको जो दे रखा है, यहाँ पे देखो उसने दिया है कि √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का रूट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास क्या आएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इसकी कंप्लीट की पावर क्या लगा सकता हूं 1/2 इक्वल टू, ये क्या है, ये है आपके पास a इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। अब देखो 1/3 1/2, ये तो मेरे पास ऑप्शन में भी नहीं है। अगर मैं वैसे करूं, अगर मेरे पास सीधा होता है तो मैं कर सकता था इसको, क्योंकि जिसका ज्यादा बार अवकलन हुआ हो उसके ऊपर जो घात लगे हो, पावर लगे हो, वही उसकी क्या होती है, घात होती है। लेकिन यहाँ पे 1/3 के फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में बदलूंगा, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा, पावर्स को यानी घात को किससे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बेटा 1/2 इंटू 6 इक्वल टू a की पावर 6, और ये क्या आ जाएगा, ये तो बाहर ही रह जाएगा, इसको भी लग जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो आपके पास आ गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3 इक्वल टू ए की पावर 6, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। उसने क्या पूछा है, घात, डिग्री, पावर, तो कितनी हो जाएगी, सबसे ज्यादा बार कहां पे हुआ है अवकलन, डी स्क्वायर यानी 2 बार, यहाँ पे तो सिर्फ 1 बार हुआ, तो हमारे पास घात कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ वो क्या है आपकी घात है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना हो गया इसका 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहां से 100% एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लगा लो और ये उतार लेना। क्या करा है, मान लीजिए कि दो सदिश यानी दो वेक्टर दिए हैं a और b, देखो इनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू उसने खुद दी है कि a मॉडुलस इक्वल टू कितना है बेटा 3, b वेक्टर इक्वल टू कितना है √2/3। कह रहा है कि a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर है, क्या है, मात्रक सदिश यानी क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अगर है तो आपके पास क्या हो गया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 1। वैल्यू पुट करता हूं मैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस का a वेक्टर मॉडुलस का b वेक्टर और साइन थीटा, और क्या है साइन थीटा। यहां पे देखो कि आपके पास a क्रॉस b की, क्योंकि साइन इसलिए आया यहाँ पे क्या था, क्रॉस था, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 3 इंटू √2/3 साइन थीटा, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 कितने π/4, यानी साइन 1/√2 कितने डिग्री के होते हैं 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करो देखें किसका क्या आ रहा है। देखो इसमें ध्यान में रखना कि आपको जो नंबर दिया है वो आप आंसर निकालोगे तो आपको लगेगा बहुत हलवा क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना हलवा क्वेश्चन नहीं है। इसमें कुछ, क्योंकि एग्जामिनर आपको फ्री के नंबर नहीं देगा, भूल जाओ आप। चलो करो फटाफट रिप्लाई करो। जिसको ये क्वेश्चन आता हो वो भी रिप्लाई करे, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता हो और समझ में आ गया वो भी कमेंट करे, ठीक है। अब यहां पे देखो x प्लस 1/2 क्या है, x प्लस 1/2। यहां पे आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी लाइन हो और दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन आपको दे है, तो आपको अगर क्या निकालना, डायरेक्शन अनुपात रेशो निकालना है। तो डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं आपके पास, ए बी और सी, नीचे वाले ए बी और सी। लेकिन यहाँ पे एक अलग बात है, इसको इंपॉर्टेंट रखना। इस क्वेश्चन को 2-3 बार निकाल के जाना एग्जाम से पहले, जो इंपॉर्टेंट की कॉपी है उसमें नहीं उतार लेना। यहाँ पे देखो मेरे को y का गुणांक क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और x y और z की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखो x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 कॉमन आ गया तो क्या आ गया, y माइनस 2 अपॉन 4/2, या आपने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, अपॉन में क्या है 4 इक्वल टू z माइनस 3 में -3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास आ गया x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 3 में -3। तो आपके पास दिक् अनुपात क्या आ गया, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की ये। तो आपके पास दिक् अनुपात हो जाएंगे 2 2 और -3, 2 2 और -3। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, वहां पे धोखा मत खा जाना एग्जाम में, एकदम इंपॉर्टेंट है, उतार के रख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखें x प्लस 1/2 y माइनस 2 और z ये हो गया मध्य कोण। अगर कोण की बात, एंगल की बात करें तो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट का रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट इसका फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है तो मेरे पास वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को a1 a2 की चाहिए, b1 b2 की चाहिए और c1 c2 की वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू मैं ढूंढूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू 4, a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है -3। कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 यानी 2 इंटू 1 प्लस b1 b2 यानी 5 इंटू 2 माइनस प्लस 4 इंटू -3 अपॉन रूट का रूट आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट का रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो आपके पास कोस थीटा देखो, कोस थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया, 2 + 10 -12 है। नीचे वाला सेम है तो सेम ही लिख देना। देखो 12 प्लस का है और 12 माइनस का है तो कितना आ गया, 0, और 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो कितना आएगा, 0 ही आएगा। कोस थीटा में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये डिग्री में हो गया और ये किस में हो गया, रेडियन में। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा द, यानी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें।
वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जैसे हम नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का। कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा और कॉपी में उतारना है। ये 1 नंबर का है तो इसको 1 नंबर की तरह किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम अपने मेथड से करें तो हमारे पास क्या होता है कि हम करते हैं कि एक बार x इक्वल टू 0 रख लेते हैं, एक बार y इक्वल टू 0 रख लेते हैं, और उसके बाद में x की वैल्यू आ गई +-2 और y की वैल्यू आ गई +-2। फिर हम डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बना के सर्कल बना देते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या लेते हैं 0 to 2, अगर बड़े मेथड में आ जाता है। अब देखो एक्स स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, y4 - y स्क्वायर। अगर y की वैल्यू निकालूं, मैं किसकी वैल्यू लिमिट यूज कर रहा हूं, ये भी ध्यान में रखना है कि मैं लिमिट किसकी यूज कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पे मैं dx रखूंगा, dx रखूंगा तो यहाँ पे कौन आएगा y। तो मैं क्या करूंगा i इक्वल टू 0 to 2, ये कितना आ जाएगा √4 - एक्स स्क्वायर और dx। फिर इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सोल्व जब करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, √a² का एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 रूट का रूट a² का एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। लेकिन इतना लफड़ा हमें क्या नहीं करना है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिया है वो आपको सिर्फ 1 नंबर का है। तो इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको दिया थी एक्स स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। भाई रेडियस क्या, देखो वर्ग का सर्कल का जो एरिया का फॉर्म जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपकी वर्ग की समीकरण होती है, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो मैं कंपेयर कर देता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है मेरे पास 4, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2। अगर नहीं भी पता लगे तो इसे निकाल लेना, ठीक है। अब आर इक्वल टू प्लस माइनस में आया, लेकिन माइनस में डिस्टेंस दूरी क्या है होती नहीं है, तो आपके पास किसका आ गया प्लस का। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई का पाई और 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वक्र है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो एक तरह से तो ये क्या है कि पैराबोला यानी परवलय है। परवलय हमारे सिलेबस में कैंसिल हो गया, परवलय हमारे सिलेबस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं वक्र के अकॉर्डिंग अगर कह रहा है तो आपके पास क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे देखो कि मैंने ये वाई एक्सिस बना दी और ये क्या बना दी मैंने एक्स एक्सिस। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि वाई अक्ष एक रेखा, तो यहाँ पे देखो परवलय अगर बनाते हैं वक्र अगर बनाऊं तो वो 4x यानी जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है उस एक्सिस को टच करेगा, टच करेगा तो ये ऐसे बनेगा, बन गया। कह रहा है कि एक रेखा है जो y इक्वल टू 3 पे है, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। यहाँ पे कौन है 1 है, यहाँ पे कौन है 2 है और यहाँ पे कौन है 3 है। तो यहाँ पे क्या आ गया कोऑर्डिनेट 0 और 3, यानी मैं लिमिट ले सकता हूँ 0 से 3। ये तो बात हो गई कंप्लीट। अब मेरे को देखो कहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं y की, किसकी लिमिट ले रहा हूं y की, ये ध्यान में रखना है। तो i इक्वल टू 0 3 जिसकी लिमिट रह रहे हो उसके रिस्पेक्ट में कर दो तो dy हो गया, यानी इसकी रिस्पेक्ट में तभी होगा जब यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी वैल्यू y में, तो x की वैल्यू निकाल दो। x इक्वल टू कितना है वाई स्क्वायर अपॉन में 4, तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो i इक्वल टू क्या आ गया
1/4 तो बाहर हो गया बेटा, 0 to 3 आपके पास क्या आ गया, y² dy। तो I इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4 y³ और लिमिट आ गई 0 to 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, I इक्वल टू 1/4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/3। 0 रखोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो आपके पास आ जाएगा 27/12 है। 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 है, तो आपका आंसर आ गया 9/4। यानी इसमें आंसर क्या हो गया, बी। क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि आपके पास यदि PA/B ग्रेटर देन PA, ये कंडीशन लिख लेता हूं मैं, PA/B इज ग्रेटर देन PB। इसका हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बेटा, PA/B/PB, यही तो है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, PB है, सॉरी PA, क्या है, PA है। क्या है बेटा, PA। अब यहां पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, PA/B/PA PB, ये किसका फॉर्मूला बन गया, यह आपका बन गया। देखो आपके पास क्या था, PA/B इक्वल टू क्या था, PA। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, B/A, क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन PB, क्या आ जाएगा, PB। देखो इक्वल में A था तो A आ गया, इक्वल में B है तो क्या आ गया, B आ जाए, तो PB/A, सॉरी ये तो वो है, आगे नेक्स्ट करते हैं। देखो थोड़ा आगे, ये रहा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा उसमें। ठीक, चलो अब यहां पे बात करूं अगर मैं इस ऑप्शन की, क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, उसने कहा है कि PA बराबर क्या है आपके पास, 1/2। PB की अगर बात करूं तो कितना है, 0। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेरे को निकालना है PA/B। PA/B अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, PA/B/PB। ठीक है, अब मेरे पास PA/B की वैल्यू क्या आएगी, PA/B इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0/0, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 2 के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2। मैंने क्या बताया था कि माइनस अगर होगा तो बाहर किस में नहीं आता, sec में, cos में और cot इनवर्स में। इसकी वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन कितना है, 3 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस हो गया ये। अब यहां पे देखो sec इनवर्स -2 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई/3 माइनस पाई और प्लस का पाई/3। पाई/3 कितना हो गया, 2π/3 माइनस का पाई, तो आपके पास आ गया 2π माइनस का 3π/3, यानी आपके पास आ गया माइनस का π/3, माइनस का π/3। तो आंसर कितना आ जाएगा, -π/3। ये आ गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स।
नेक्स्ट देखो क्या है, कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स कोस का कोस पाई माइनस पाई अपॉन नहीं पाई प्लस पाई अपॉन 6, यही तो आएगा। 7 पाई हो गया। अब यहां पे देखो पाई प्लस यानी कोस क्या हो गया पाई, और ये क्या है 0, इससे प्लस हो गया तो इस क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है माइनस का। तो मेरे पास आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस कोस, ये कितना आ गया पाई अपॉन 6। क्या आ गया पाई अपॉन 6। अब ये क्यों, देखो आपके पास क्या है कि आपको जो वैल्यू लानी है वो किसमें 0 टू पाई वाई, क्योंकि कोस की रेंज जो होती है वो 0 से लेके पाई तक होती है, तो पाई के बीच में ही आपको एंगल लाना है, इसलिए हम इसको ब्रेक करते हैं थीटा को। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखो कोस इनवर्स माइनस, यानी मैं क्या लिख सकता हूं इसको पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 6, यही तो लिखते हैं। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कोस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी 5 पाई अपॉन 6। ये आपका दूसरा 5 पाई अपॉन 6 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, इसमें पार्ट में तीसरा क्या दिया, tan इनवर्स 2 अपॉन 11, tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 4। आपके पास क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, किसका tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स का tan इनवर्स आ गया x प्लस वाई 2 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 3 अपॉन 4। यह आ गया tan इनवर्स कितना आ गया 44, एलसीएम 8 प्लस 33 अपॉन 44 माइनस 6 अपॉन 44। 44 से 44 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 41 अपॉन, इससे गया तो कितना बच गया 38। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 41 अपॉन 38 कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा ये लॉग बेस चेंज वाला क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज जो है इसमें लॉग बेस की लगती है। अगर आप जाके चेक करना चाहते हो तो अपने जो 12वीं क्लास के 7 का चैप्टर है उसमें 44 नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, 44 नंबर का एग्जाम्पल 7 के चैप्टर इंटीग्रल में सेकंड पार्ट में 44 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें भी चौथा पार्ट जो है इसके जैसा क्वेश्चन है। तो इसको अगर ये समझ में आपके आ जाता है तो वो क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब उसमें क्या दिया है देखो, यहाँ पे उसमें x की जगह क्या किया उसने 7 किया, तो मैं दोनों ही बता दूंगा ये साथ में क्या है क्या नहीं है। देखो ये तो है अपना ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन log ax, क्या है log ax। दूसरा जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं वो आपका है log a7, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है।
और बुक में भी कौन सा 44 नंबर एग्जाम्पल में चौथा पार्ट है। कौन सा है? 44 नंबर जो आपका एग्जाम्पल है 7 के चैप्टर में, उसमें आपका चौथा पार्ट है। दोनों सॉल्व करते हैं, दोनों का शॉर्ट बताता हूं कि आपको लॉग की क्या है, बेस की प्रॉपर्टी चेंज करनी आनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है वो याद होनी चाहिए, जिससे आप इसका क्या कर सकते हो, बेस चेंज कर सकते हो। तो देखो अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं एक चीज बताता हूं आपको कि यहाँ पे अगर आपको किसी का भी बेस की चेंज करनी है तो आप क्या लिख दो, log e, और अपोन में भी क्या लिख दो, log e लिख दो। ऊपर भी क्या लिख दो, log e लिख दो, और नीचे भी क्या लिख दो, log e। आपको इस क्वेश्चन को याद करने में फिर भूल जाते हो, लेकिन अब की बार मैं बता रहा हूं जो इस शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आप 100% कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन क्या है नहीं भूलोगे, और क्वेश्चन नहीं भूलोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है। चलो बढ़िया हुआ, इसके चक्कर में ये क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नीचे कौन है बेटा, a है, और इसके ऊपर कौन है, x है। तो ऊपर x लिख दो, नीचे क्या लिख दो, a लिख दो। ऊपर क्या लिख दो, x लिख दो, नीचे क्या लिख दो, a लिख दो। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो यही काम करना है। अब देखो y इक्वल टू डेरिवेटिव में किसके रिस्पेक्ट में करूंगा बेटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आएगा, dy अपॉन dx तो आ गया, अपॉन 1 अपॉन log e, 1 अपॉन log e। log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। भाई डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx ही निकालना है, तो आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x log a। इसका आंसर लिख देता हूं, क्या आ गया, 1 अपॉन x log a। कल से बेटा वो वीडियो आनी चालू हो जाएंगी, आज तो ये लेट तक रहेगा, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है, सेकंड पार्ट b और c और d, वो आपके यहाँ नेक्स्ट 2 वीडियो में आ जाएंगे। तो वो धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप तैयारी में जुट जाओ। और अगर उनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, नहीं समझ में आया, तो कमेंट करो, और आपको कैसा लगा वो मुझे बताओ कि मेरे को और आगे ऐसे क्वेश्चन डालने चाहिए या कुछ चेंज करना चाहिए। बेटा कमेंट जरूर करा करो, और लाइक तो मार ही दिया करो भाई, समझ में आता है, आराम से देखते हो तभी तो इतने व्यू मिल जाते हैं। तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलती रहे, हाँ बच्चे पसंद करते रहे। अब देखो ये है बुक का 44 नंबर एग्जाम्पल का 4th पार्ट। इसमें भी मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू, मैंने क्या कहा, जब log के बेस की बात आए तो आप log e लिख देना। क्या लिख देना, log e अपॉन log e। नीचे वाला नीचे लिख दो और ऊपर वाला ऊपर लिख दो। तो ये मैंने 7 लिख दिया, और ये मैंने सॉरी ऐसे नहीं है वो क्वेश्चन। चलो ये भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो वो हो गया बेटा, ये तो दोनों ही कांस्टेंट हो गए। वो आपका क्वेश्चन है log 7x, क्या है, log 7x। थोड़ा देख लेना तो आपके पास है, हाँ लेकिन वो 44 नंबर एग्जाम्पल ही है। तो dy अपॉन, पहले log चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा, log x अपॉन log 7। ठीक है, मैंने बताया था log e ऊपर लिख देना, log e नीचे लिख देना, ऊपर वाला ऊपर लिख देना, नीचे वाले को नीचे लिख देना। तो आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन log 7। log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, यानी आपके पास आंसर आ गया 1 अपॉन x log 7। ठीक है, तो ये उसका आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अब देखो आपके पास क्या है, यदि f(x) इक्वल टू माइनस का मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3 हो तो x का अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो देखो मेरे पास अगर मॉडुलस की कोई भी वैल्यू, मॉडुलस की क्या हो, कोई भी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी आपके पास x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और
इक्वल 0, या तो 0 आ सकती है या 0 से क्या आएगी, बड़ी ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी मॉडुलस की। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वो फंक्शन बनाना है माइनस, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x+1। इक्वलिटी के रूल से क्या होता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है, यानी ग्रेटर देन वाला लेस देन हो जाता है और लेस देन वाला ग्रेटर देन हो जाता है। तो आपके पास क्या आ गया, 0। अब मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 3, तो दोनों तरफ +3 कर दो। अगर दोनों तरफ +3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0+3, यानी आपके पास ये क्या बन गया, f(x). मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखो इसकी अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे देखो dy/, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा और ये भी एक नंबर का क्वेश्चन 100% मॉडुलस वाला ही देख लेना, क्योंकि मॉडुलस वाले में ही कंफ्यूज होता है बच्चों को। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल वे में समझा दिया। अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में है, dy/dx, सॉरी प्लस ये कितना है, y और q। ठीक है, तो आपके पास px की वैल्यू कितनी है, px इक्वल टू आपके पास है sec x। क्या है, sec x, यानी p इक्वल टू क्या है, मैंने जिसमें जैसे कराया है वो तो ये हो गया p इक्वल टू sec x और q इक्वल टू tan x। मेरे को क्या पूछा है, समाकलन गुणांक। लिख लो बेटा, एक नंबर 100% छप गया ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन, ये नहीं कि ये का ये छप गया, ऐसा क्वेश्चन 100% एक आएगा और जिसमें आपको समाकलन गुणांक पूछेगा ही पूछेगा। इस मॉडल पेपर में बहुत से हैं, बाकी इसको मॉडल पेपर को ध्यान में रख के ही मैं पूरा पेपर बनाऊंगा, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो IF क्या होता है बेटा, आपके पास IF ही होता है ना, इंटीग्रल वेक्टर। तो आपके पास क्या है, e की पावर क्या, dx, और यहाँ पे क्या जाता है p। तो मेरे पास आ गया e की पावर p की वैल्यू कितनी है, sec x और dx। अगर मैं sec x का इंटीग्रेशन करूं तो sec x का क्या होता है, log sec x प्लस tan x, e की पावर log sec x प्लस tan x। 99% तो यही क्वेश्चन याद रखना। इसी क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है मैं पूरा कराऊं, पूरा रट लेना ये मॉडल पेपर। तो इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन तो पक्के, और MCQ वाले फिलिंग द ब्लैंक्स ये तो पक्के मिल जाते हैं। ठीक है, देखो e की पावर अगर log है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा sec x प्लस का tan x। आंसर क्या आ जाएगा, sec x प्लस का tan x। ठीक है, तो आंसर लिख देता हूं, sec x प्लस tan x। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सदिश I प्लस, तो प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है आपको, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का क्या होता है बेटा, I प्लस जे अपॉन किसके ऊपर निकालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, प्रोजेक्शन जब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा I प्लस जे अपॉन मॉडुलस I माइनस जे। तो कितना हो गया, I अप जे अपॉन इसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा, √2। तो आपके पास आ गया प्लस माइनस I अपॉन √2 प्लस माइनस जे अपॉन √2। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्या दिया है, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट दिया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और यह आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1। डिटर्मिनेंट है, सारणिक का बेटा। इसमें से आप इंपोर्टेंट जो कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स अवयव में आप कॉमन नहीं ले सकते। तो इसमें अगर कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 1 और 1 मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या बन गया एक्स प्लस 1, क्या बन गया एक्स प्लस 1। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स प्लस का 1। तो आपके पास क्या हो गया x प्लस 1 तो है ही है, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, ये आ गया। x को इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। तो x की क्यूब का x की क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का 2x स्क्वायर ये रहा, एक प्लस का है तो हो गया प्लस का 2x से प्लस का माइनस का 2x क्या हो गया कैंसिल हो गया तो प्लस का 2। ये आंसर आ गया सॉरी एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स का मान है, वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान में रखना, ये क्या दे रखा है डिटरमिनेंट, यानी आपको सारणिक दे रखा है, कहीं ये मत कर लेना कि x की वैल्यू निकालनी है तो यानी 2x इक्वल टू 2, वो बेटा मैट्रिक्स किसमें मैट्रिक्स यानी अवयव में होता है बेटा, सारणिक डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको दे रखा है 2 4 5 1, याद रखना कहीं जल्दीबाजी में गलत कर दो इसको, 2x 4 6 और x, 2 1 जा 2 माइनस का 20, ये कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 24, 2x स्क्वायर माइनस का 24। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 24 माइनस का 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर। याद रखना 2 के इक्वल क्या नहीं होता 2x नहीं होता मैट्रिक्स में, कहीं जल्दी में करे हो तो कितना हो गया 26 में से कितने गए 20 तो कितने बचे 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन 2 यानी कितना आ गया 3, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3, कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो देखो मेरे को क्या दिया, आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है f(x) इक्वल टू cos x में 0 to 2 पाई। देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं, f(x) इक्वल टू क्या दिया आपको cos x, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर इसका क्या बताना है इंटरवल बताना है और वो क्या है वर्धमान है, वर्धमान का मतलब ये हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो मेरे को पता है कि f(x) हमेशा ग्रेटर देन किससे हो जाएगा बेटा 0, f(x) की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होगी 0 से, तो वो कौन सा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मैं इसकी बात करता हूं, अगर डेरिवेटिव करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा f(x) इक्वल टू माइनस का sin x, क्या आ जाएगा माइनस का sin x। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है सीधी कि आपको ये पता करना है कि वो इंटरवल बताना है जिसमें ये क्या हो इंक्रीजिंग फंक्शन हो यानी वर्धमान हो, और वर्धमान होने के लिए मेरे पास 0 से बड़ी यानी मेरे पास धनात्मक यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आपको बाई डायग्राम समझाता हूं, एक्स एक्सिस नहीं 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। मेरे को ये बताओ यहाँ पे साइन किसका होता है प्लस का, यहाँ पे किसका प्लस का, यहाँ पे किसका माइनस का, और यहाँ पर भी किसका माइनस का। इंटरवल बताना है। अब यहाँ पे देखो खुद साइन किसका है माइनस का, यानी जहां पे ये माइनस का होगा वहां पे इसकी वैल्यू किसकी आएगी प्लस की, और जहां पे ये प्लस का होगा वहां पे किसकी आएगी माइनस की। क्यों, क्योंकि देखो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाता है, तो किसका रहेगा माइनस, और माइनस क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, यानी आपके पास क्या होगा वर्धमान नहीं होगा वो। तो वर्धमान होने के लिए मेरे को किसकी कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए माइनस, ये किस में चालू है यानी पाई, देखो पाई है और इंटरवल कौन सा है 3π/2,
3π/2, क्योंकि इन दोनों इंटरवलों के बीच में साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ये है माइनस का, ये तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। यूनियन लगा देता हूं 3π/2 और 2π, इस इंटरवल के अंदर भी ये किसका होगा, पॉजिटिव होगा। और अपने को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग होने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो साइन यहाँ पर ही प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ से पहले से साइन क्या होता है, माइनस का। और इसके साथ में साइन जो है वो भी किसका है, माइनस का। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, लेकिन हर बार आता है। अपने तो एमसीक्यू में है, तो मैंने बता दिया था कि एमसीक्यू तो अपने रट के रख लो। एमसीक्यू तो क्या करो, अपने पूरे रट लो। अब यहां पे देखो क्या दिया, आर एक्स, क्या दिया है, आर एक्स इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस का 15। आर एक्स इक्वल टू 13x² 26x प्लस 15 और x इक्वल टू आपको 7 पे बताना है। ठीक है, तो देखो क्या पूछा इसने, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल यानी सीमांत आय। रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि एम आर, क्या होता है, एम आर। एम आर क्या होती है बेटा, यानी डी आर एक्स अपॉन डी एक्स, डी आर एक्स अपॉन डी एक्स। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, डी आर एक्स अपॉन डी एक्स। तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा, 26x प्लस 26, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 26 इंटू 7 प्लस का 26, कितना आ जाएगा, 182 प्लस 26, यानी 8 to 0 208, कितना आ जाएगा, 208। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लगा लो इसको। ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है बेटा, देखो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 10, एक्स प्लस एक्स की पावर 10। यहां पे देखो एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, डी एक्स। इंपॉर्टेंट है, अपने क्वेश्चन भी ऐसा, तो एक नंबर में है तो एक नंबर की तरह ही करेंगे, एक्स इंटू एक्स की पावर 9 प्लस का 1, ये एक पावर चली गई तो कितनी बची, 9, यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, इंटीग्रेशन जब भी करना है मेरे को डी एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस का 1, सीधा डेरिवेटिव करना है, एक नंबर का है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला होता है 1/n log, 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस का c। dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस का c। n की वैल्यू कितनी है, 9, तो 1/9 log का log बेटा x की पावर 9 अपॉन x की पावर 9 प्लस का 1 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। ये क्वेश्चन क्या है, 100% आने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो यहां पे देखो देखो आपको क्या दिया है, i इक्वल टू क्या दिया है, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखो मेरे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू क्या होता है बेटा, e की पावर x
एफ एक्स प्लस का सी। अब देखो ये है एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। छपेगा बेटा 100%। एक तो आई एफ वाला कोई नहीं रोक सकता। आपके जो एमसीक्यू में क्वेश्चन है आई एफ का रट लेना, वो क्वेश्चन आएगा। और एक आपका शायद और क्वेश्चन में है, दूसरा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप रट लेना, इसका भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस का c, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन का 6th पार्ट। अब देखो यहां पे इसने क्या दिया, यहां पे ये बोल रहा है कि 4 कोटि वाले अपने एमसीक्यू है सा 4 कोटि वाले किसी अवकलन, यानी आपके पास क्या है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आपके पास जितना ऑर्डर होता है उतना ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपके पास कितनी कोटि है इसकी, 4। तो आपके पास कांस्टेंट भी कितना होगा, 4। कांस्टेंट भी कितना होगा, 4 होगा। कितनी कोटि है, 4, तो कांस्टेंट भी कितना हो जाएगा, 4। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, जनरल सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहा है, जनरल सॉल्यूशन। अपने क्वेश्चन जो है वो 3 वाला है, जो एमसीक्यू में है, आप याद रखना उसको सीधो। तो जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। व्यापक हल में हमेशा जितना कोटि होती है उतना ही आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं, पूछ लूं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या जोड़ दूं मैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो इसमें बेटा कांस्टेंट कितना होता है, 0। ये क्या है, व्यापक हल है, वो होता है आपके पास विशिष्ट हल। क्या होता है, विशिष्ट हल। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, 0 होता है, और विशिष्ट हल क्या है आपके पास, 0। ठीक है, विशिष्ट हल का पूछे तो अचर पद, विशिष्ट हल में अगर अचर पद पूछे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 0। लेकिन अगर वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करे तो आपके पास कांस्टेंट की बात करें तो भी क्या आएगी, 0। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखो, निकालो तब तक बेटा एक बार पानी पी लेते हैं। ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो फटाफट, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका क्या निकालना है, अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, जिसका आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप। क्या होता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर। यही तो होता है यूनिट वेक्टर यानी अनुदिश इकाई मात्रक। तो आपके पास क्या है, देखो ए कैप का ए कैप, इसका कितना आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस का k अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2i कैप, 2 2 4, 9 4 13 और 1 14। तो रूट क्या आ गया, 14 प्लस 3j। ऐसे लिखना है बेटा इसको आंसर में, एक साथ नहीं छोड़ना है, अलग अलग वेक्टर देके आंसर देना है। रूट 14 प्लस k कैप अपॉन रूट 14। ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या ये कह रहा है कि x तथा y के मान याद कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj इक्वल हो। इक्वल होंगे तो इनके वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी x इक्वल टू 2i कैप के i कैप और j कैप के j कैप, y इक्वल टू 3। क्या कहा है इसने, x तथा y के मान ताकि सदिश ये है। ठीक है, तो आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
दो सदिश यानी दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परिणाम कितना है 1 एंड 2। देखो ए वेक्टर क्या की वैल्यू कितनी है, वेक्टर की 1, बी वेक्टर मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और कोस थीटा, क्योंकि ये यहाँ पे कौन है, स्केलर यानी अदिश है। क्या है ये, अदिश राशि है, स्केलर है। अगर आपके पास क्या होता है ए क्रॉस बी होता यानी वेक्टर क्रॉस होता, तो यहाँ पे क्या लिख देते साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो, इसकी कितनी है 1 है, इसकी कितनी है 1 है, इसकी कितनी है 2 है, कोस थीटा मेरे को निकालना है। तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2, कितने डिग्री पे वैल्यू है इसकी 1/2 60 डिग्री पे। रेडियन या तो आप इसको 60 डिग्री लिख सकते हो, अगर रेडियन में लिखते हो तो π/3 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा π/3। आज आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आपका बच गया सेक्शन बी। सेक्शन बी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और सेक्शन डी एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और उससे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 1-2 दिन बाद में आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन वो आपके रेगुलर आएंगे, मैथ के 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। अगर कोई भी आपका भाई और बहन हो तो उसको बताओ कि आपके पास रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, आपको रिवीजन में बड़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन अदर क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।